हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आपको क्लास 12 कृषि अर्थशास्त्र अध्याय 6 उत्पत्ति प्रतिफल के नियमों के बारे में, जो तीसरा नियम था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, विगत कक्षाओं में मैंने आपको उत्पत्ति प्रतिफल के नियम जो 3 थे उसके बारे में 2 के बारे में बता चुका था, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में मैंने बताया था कि यदि किसी फर्म में परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है तो बढ़ाए गए साधनों के अनुपात में उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, इस बारे में मैंने उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में बताया था। और परिवर्तनशील साधनों में जैसे श्रम व पूंजी, यदि श्रम व पूंजी को हम बढ़ाएं तो उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देखने में आया था प्रथम नियम के तहत, उत्पत्ति वृद्धि नियम के तहत, कि बढ़ाए गए साधनों की अनुपात में कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बढ़ रहा था। आइए दूसरे दिवस मैंने देखा था कि उत्पत्ति समता जो नियम है, यदि परिवर्तनशील साधनों को हम बढ़ाएं तो उसके अनुपात में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने देखा था, आप सबने देखा था कि परिवर्तनशील अनुपात को, परिवर्तनशील साधनों, बढ़ाए गए परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा था, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्शन हो चाहे एवरेज प्रोडक्शन हो, दोनों में बढ़ाए गए साधनों के अनुपात में बराबर के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही थी, यानी इक्वलिटी थी, समता थी, उसमें समानता थी। साधनों और उत्पादन की बराबर, बढ़ाए गए साधनों और उत्पादन में बराबर वृद्धि हो रही थी अनुपात में। आज तृतीय दिवस हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, यानी हम परिवर्तनशील साधनों को यदि बढ़ाते हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरी स्थिति जो देखने को मिलती है इस नियम के, आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों यानी श्रम व पूंजी, उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम व पूंजी में यदि हम वृद्धि करें तो कुल उत्पादन घटती दर से होता है, कुल उत्पादन घटती दर से होता है। यानी हम परिवर्तनशील साधनों को यदि बढ़ाते हैं तो उन परिवर्तनशील, बढ़ाए गए परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में जो उत्पादन होता है वो घटती दर से होता है। यह नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। और तृतीय बात आप कह सकते हो कि जो बढ़ाए गए साधन हैं श्रम व पूंजी, तो उसमें जो हम बढ़ाते हैं तो उसके अनुपात में घटती दर से उत्पादन दिखाई देता है। यानी एपी एमपी दोनों घटती दर से आपको देखने को, घटती दर से, यानी औसत और एमपी सीमांत, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों हमें घटती दर से देखने को मिलते हैं। बच्चों, हम एक इकाई उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे उदाहरण, किसी एक किसान का उदाहरण लेते हैं। किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर भूमि पर हम उत्पादन देखते हैं। देखिए, 1 हेक्टेयर जमीन है, किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उस पर हम इस नियम को लागू करके देखते हैं। तो देखा है कि परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, आप जानते हो, परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम व पूंजी। परिवर्तनशील साधनों को हम बढ़ाते हैं तो श्रम व पूंजी को देखते हैं। तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, कुल, यानी टीपी, एपी और एमपी, ये आप सब जानते हो। इकाइयां हम बढ़ाते हैं परिवर्तनशील साधनों में, श्रम व उसकी, श्रम व पूंजी की इकाइयां हम बढ़ाते हैं 2, 3, 4। तो इस प्रकार से आपने देखा 5। इस प्रकार आपने देखा हम इन इकाइयों को यदि बढ़ाते हैं तो प्रथम इकाई बढ़ाने पर हमें 60, कुल 60 इकाइयों के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। फिर 60 के बाद 110, 150,
180 कुल उत्पादन और कुल उत्पादन 200 होता है। तो बच्चों हम परिवर्तन साधनों को यदि बढ़ाते हैं तो एक पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई पर आपने देखा कि कुल उत्पादन में बढ़ोतरी है बढ़ते क्रम में, लेकिन औसत और मार्जिनल में कमी आई। ये इकाइयों से उत्पादन हो रहा है, तो आप देखिए इसका औसत हम देखते हैं कि इसका औसत 60 आएगा, इसका औसत कितना आएगा 55, इसका औसत कितना आएगा 50, इसका औसत कितना आएगा 16, 50 के बाद इसका औसत आएगा कितना आएगा 4 दूना 4 चौक 16 और इसका 5वीं इकाई का आएगा आपका 4। तो आप बच्चों देख रहे हो कि जो कुल औसत उत्पादन जो है वो 60, 55, 50, 45 और 40 घटती इकाइयां बढ़ रही हैं, जबकि कुल उत्पादन घट रहा है। अब मार्जिनल यानी सीमांत उत्पादन देखते हैं, तो पहले में 60, 110 यानी 60 है, कितना आएगा 60 के बाद 50 के बाद आपका 50 से जो है 110 यानी 40 के बाद यानी 30 और 180 यानी 20। देखिए आपने देखा कि औसत उत्पादन 60-50 इकाइयां बढ़ रही हैं, औसत उत्पादन 60 घट करके 50, 55, 50, 45, 40 और मार्जिनल उत्पादन भी यानी सीमांत उत्पादन भी कम हो रहा है, घटती हुई इकाइयां बढ़ रही हैं, जबकि दोनों के दोनों ये घट रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम यदि किसी एक हेक्टेयर जमीन पर एक किसान श्रम और पूंजी इकाइयों को यदि बढ़ाता है तो औसत उत्पादन भी कम होता है और सीमांत उत्पादन भी कम होता है बढ़ाए गए इकाइयों की तुलना में। आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई ये सीमांत उत्पादन हो गया, और ये श्रम व पूंजी की इकाई। ठीक है बच्चों, अब श्रम व पूंजी की इकाई, एक इकाई पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई और 5वीं इकाई। तो आपने देखा श्रम व पूंजी की जो इकाइयां हैं इसमें सीमांत उत्पादन कैसे होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये सीमांत उत्पादन है और विनियोजित की गई श्रम व पूंजी की प्रतिवर्ती साधनों की इकाइयां हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसको डायग्राम के ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं। जब हम प्रथम इकाई विनियोजित कर रहे हैं तो हमें सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है, सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है, सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है 60। हम जब द्वितीय इकाई का विनियोजित करते हैं, द्वितीय इकाई को लगाते हैं, साधन बढ़ाते हैं, द्वितीय साधन को बढ़ाते हैं, तो हमें मार्जिनल प्रोडक्शन जो मिल रहा है द्वितीय इकाई पर हमें कितना मिल रहा है 50। जब हम तीसरी इकाई को लगाते हैं तो हमें मार्जिनल जो मिलता है वो हमें 40 के बराबर मिलता है।
जब हम चौथी इकाई का विनियोजन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 30, यानी चौथी इकाई और सीमांत उत्पादन हो रहा है 30। जब हम पांचवी इकाई का विनियोजन करते हैं तो सीमांत उत्पादन हमें पांचवी इकाई पर प्राप्त होता है 20। तो आपने स्टूडेंट्स देखा देखिए आप, यानी उत्पादन घटते क्रम में आपको प्राप्त हो रहा है सीमांत उत्पादन। इसको आप CD हो गया है, इस पे आप लिख सकते हैं सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन घटते क्रम में आपको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा तीनों नियमों के बारे में, आपने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाने पर अलग अलग नियमों में कैसे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और मार्जिनल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। बच्चों, आपके लिए अगले दिवस में प्रश्न दूंगा इस चैप्टर से, उनको आप तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।